नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको कम समय में बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, तो अंत तक बने रहें। आज की जो किताब है जिसका समरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसके स्पीकर है डेल कार्नेगी। इस किताब में आपको पता चलेगा कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन हिंदी में आज आप जानेंगे किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो किताब सिर्फ आपके लिए ही है। उसके पहले हम इसके लेखक के बारे में कुछ जानेंगे, जिनका नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ सामान बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन ये सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा और वो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उनमें ये ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार ज़रूर घबराता है। ये किताब आपके डर का समाधान है। ये किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वाले में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक समरी आगे पढ़ते रहिए। एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। और हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वह उसे चलाकर सीखता है और लगभग हर कोई उस पर से एक न एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां ज़रूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हें गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने के मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर पर काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर पे आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हों, या फिर कहीं वे देखने में कुछ ख़राब तो नहीं लग रहे हैं। अगर यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो ये उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रख के एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। दूसरा, एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने ये देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता है। अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता, कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगातार आपके आसपास हर जगह
सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रट कर बोल रहे हैं। अपने टोन की ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य में ज़रूरी हिस्सों पर और देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कि कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा, तो यहाँ पर आप इस वाक्य में कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कि कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, कुछ इस तरह। लेकिन ज़ोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं कि आप उसे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब है कि कुछ अलग तरीके से कहना, ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्दों वाक्य से ज़रूरी शब्द हैं। अगर आप ज़ोर देकर बोल रहे थे तो उन ज़रूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन शब्दों का ज़ोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग रहे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है अपने स्पीच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात कर रहे होते हैं तो हम तेज़ बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। ठीक बात। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेंगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज़ रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वह भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरीके से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपनी बात के ज़रिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किस तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकेंगे तो वे आपको बहुत बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना का पैदा करती है जिसका नाम है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में जब भी हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता तो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाएं तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरीके से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए, उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वाले के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। पॉइंट नंबर 4, बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलने वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये वो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को आप बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर एक गेस्चर को अपने ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उससे ही उसी तरह से इस्तेमाल करें।
कभी कभी ये संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप ये देखेंगे कि उनके गेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपके स्पीच और आपको टोन के साथ मैच खा रहे हो या नहीं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत ख़राब लगता है। इसलिए आप शीशे में देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसमें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह गेस्चर आपके अंदर में प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके बगीचे में सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आपके इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। अगर आपको मन में कुछ सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।